Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्यों है और आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो एक बार आप क्वेश्चंस की तरफ नज़र डाल लें तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हों। ये पहला, यदि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है तो उसके पद का महत्व किस बात में है। या भारत के सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। और तीसरा, राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है ना कि कार्यपालिका का। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो उन्हीं अनुच्छेद में से 53वें अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करेगा। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की मदद से करता है। और साथ ही संविधान का जो अनुच्छेद है 74, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के अधीन एक मंत्रिमंडल होगा। लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति का अगर मन है तो वह मंत्रिमंडल की सलाह मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इस तरह से आपके दो संशोधन हुए, एक तो 42वां संशोधन और दूसरा 44वां संशोधन। 42वें संशोधन में तो पूरी तरह से राष्ट्रपति को नेग्लेक्ट किया गया, जबकि 44वें संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को दोबारा लौटा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है। तो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को बहुत सारी कार्यपालिका शक्ति दी गई हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यपालिका ही शक्तियाँ दी गई हैं। इसीलिए राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। पहला तो आता है उनकी शांतिकालीन शक्तियाँ और सेकंड आता है उनकी संकटकालीन शक्तियाँ। तो इस तरह से हम वन बाय वन उनकी शक्तियों को जानते हुए चलेंगे और साथ ही ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए बहुत बेनिफिट है और साथ ही आप किसी कंट्री के सिटीज़न हैं तो उसके लिए भी यह ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो शांतिकाल शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की वो क्या क्या हैं। उसको भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायिनी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तो हम देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। तो भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सरकार का जो अध्यक्ष है वो आपका प्रधानमंत्री होता है और जो कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। तो संविधान के अंतर्गत मैंने आपको भी पहले ही बताया था 53 में ये दे रखा है कि संघ की सारी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होंगी, लेकिन वह उनका यूज संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा कर सकता है। और हमारे देश का जो भी शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति को कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे आता है आपका प्रशासनिक शक्तियाँ। तो प्रशासनिक शक्तियों में क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया है और जितने भी काम हैं यानी पूरे देश का जो शासन चलाया जाना है वो राष्ट्रपति के ही नाम से चलाया जाता है। साथ ही देश के शासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसके नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं
और प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे मंत्री होते हैं जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो राष्ट्रपति को संघ के शासन के बारे में सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसी भी मामले पर सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के प्रशासन के संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो अब आता है सैनिक शक्तियों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है और राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सेनाओं का जब संगठन करना होता है और प्रयोग है तो उसके बारे में वह आदेश दे सकता है, लेकिन यह आदेश उच्च अधिकारियों की सलाह से ही दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति को बहुत सारी सैनिक शक्तियां प्राप्त है, साथ ही उसको मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां भी प्राप्त है। आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनावों के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित उसकी शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि 1998 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो राष्ट्रपति ने क्या करा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो लोकसभा में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया और साथ ही ये कहा कि आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुमत प्राप्त करना होगा। अब बात आती है नियुक्ति की। तो राष्ट्रपति को आप जान सकते हो कि वह कई पदों की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके एसएससी, DSSS भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वे राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त कमीशन, चुनाव आयोग, भाषा आयोग के अध्यक्ष, अन्य अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल, महालेखा परीक्षक, केंद्रीय शासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नर तथा उपराज्यपाल आदि की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च पदों के अस्थायी तौर पर खाली होने पर उनकी पूर्ति के लिए अस्थायी नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति काफ़ी सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने लोगों को ये अपॉइंट करते हैं। अब आता है केंद्रीय प्रदेशों का शासन। तो केंद्रीय प्रदेशों का शासन, तो केंद्रीय शासित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का ही निर्णय होता है। तो केंद्रीय प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम पे ही चलाया जाता है, यानी जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वो राष्ट्रपति के नाम से ही शासन होता है उन पे। और ये अच्छे शासन के लिए वो कानून भी बना सकते हैं, साथ ही वे केंद्रीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए कुछ चीफ कमिश्नरों को भी नियुक्त कर सकते हैं। अब बात आती है हटाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति किस किस को हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को हटाते हैं। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके पद से भी हटा सकते हैं। और अगर हम विदेशी मामले की बात करें तो राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी करते हैं। और अगर विदेश से कोई भी राजदूत आते हैं या अन्य प्रतिनिधि आते हैं तो उनके प्रमाण पत्र भी राष्ट्रपति ही स्वीकार करते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हमारी किसी देश के साथ संधि और समझौते होते हैं तो वो सारे संधि समझौते चाहे प्रधानमंत्री करे या कोई और मंत्री, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए
जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति। तो इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे और नियंत्रित करे। कई बार क्या होता है कि राज्यों के आपसी झगड़े हो जाते हैं, तो उनके बंटवारे के संबंध में परामर्श देने और तालमेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई राज्य राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति को उस राज्य में संकटकालीन स्थिति की घोषणा करके उस राज्य के शासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार भी है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो कठपुतली के समान है, बल्कि उसको कुछ शक्तियां भी, विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। अब आता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के प्रशासन के संबंध में सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, यह उसका अधिकार है। और प्रधानमंत्री को वो सारी सूचनाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। नियम तथा अधिनियम बनाने का अधिकार। अब राष्ट्रपति कई विषयों से संबंधित नियम और अधिनियम बना सकता है। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम बना सकता है। ये तो थी हमारी कार्यपालिका शक्तियाँ। अब आएंगी हमारी विधायिनी शक्तियाँ या विधायिकी शक्तियाँ। तो भारत का राष्ट्रपति यद्यपि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री तो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। लेकिन फिर भी यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है संसद के लिए, क्योंकि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, वो कौन सी हैं? और आपको पता है कि अनुच्छेद 79 में ये चीज़ लिखी गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी और जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो यानी जो चीज़ें हमारी शासन में यूज़ की जाती वो सारी चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा लिखी हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे देश का शासन चलाया जाता है। आप देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो संसद का अधिवेशन बुलाना तथा सत्र शांत करना। आप सभी को पता है राष्ट्रपति संसद नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह दोनों सदन के अधिवेशन बुला सकता है, उसको समाप्त कर सकता है और राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों का सत्रावसान कर सकता है। तो राष्ट्रपति को संसद के वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं और इन दोनों अधिवेशन में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन और संशोधन। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन का एक इकट्ठा अधिवेशन देता है और उसके अंदर अपने भाषण को देता है और जिसमें वह बताता है कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं और सरकार के जितने भी वैधानिक कार्य हैं उनके बारे में बताता है। इसके अलावा वह प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन में अपना भाषण देता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। तो कई बार क्या होता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य को पूरी तरह से स्थान नहीं मिल पाता, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जाति के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, राज्यसभा के लिए भी 12 सदस्यों को मनोनीत करना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त करता है और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य। और 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो ऐसा करते टाइम वह प्रधानमंत्री की सलाह भी लेता है। अब आता है हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाना। आप सभी को पता है कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी विधेयक से संबंधित संसद में कुछ मतभेद हो जाता है, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को बुलाता है और अधिवेशन बुलाता है।
तो संसद के नाम संदेश भेजना। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को अपना संदेश भेज सकता है जिस पर संसद को विचार विमर्श करना पड़ता है और उसके अंदर उस संदेश में सरकार की आवश्यकताओं के बारे में बताता है और वह संसद से कहता है कि इस बारे में कोई विशेष कानून बनाए जाए। अब आप सभी को पता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में संसद का अधिवेशन जब नहीं चल रहा होता और कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि जो राष्ट्र हित के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और संसद का अधिवेशन उस टाइम हम शीघ्र नहीं बुला सकते, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। ये भी कानून की तरह ही होता है, लेकिन इसकी स्वीकृति संसद का अधिवेशन शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर अवश्य प्राप्त करनी होती है और अगर संसद स्वीकृति ना दे तो यह अध्यादेश कानून बन जाता है या निरस्त हो जाता है। तो कुछ विधेयक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जा सकते हैं। कई प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर हमें अपने किसी राज्य की सीमा बदलनी है, उसके क्षेत्र का बदलना है, तो ऐसे विधेयक और धन विधेयक इसी प्रकार विधानमंडल में पेश होने वाले अन्य प्रकार के विधेयक के लिए उसकी स्वीकृति आवश्यक है। व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक इसी प्रकार का विधेयक है। अब आता है कि संसद द्वारा पास किए गए विधेयकों पर स्वीकृति। आप सभी को पता है कि जब तक किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है और राष्ट्रपति को कई बार ऐसा लगता है कि ये विधेयक उचित नहीं है और इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, तो वह इस विधेयक को संसद के पास लौटा देता है। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति। आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निचले सदन को भंग कर सकता है। अब जब 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो लोकसभा में गिर जाने के बाद जब कोई और दलीय गठबंधन सरकार का गठन नहीं कर पाया, तो राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया और उन्होंने कहा कि जो अगले लोकसभा के इलेक्शन है वो कराए जाने चाहिए। तो राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है, साथ ही साथ कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। तो वित्तीय शक्तियों में क्या क्या आता है राष्ट्रपति का, कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट को रखते हैं और कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति संसद से पूरक मांगे अतिरिक्त और अनुदान की मांग भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। और साथ ही आपको पता होगा कि हमारी 2 तरह की निधि होती है, एक तो आकस्मिक निधि होती है और एक संचित निधि होती है। तो आकस्मिक निधि पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, वह सरकार को इस निधि में से संसद की अनुमति के बिना ही अचानक आ पड़ने वाले खर्च को दे सकता है। और न्यायिक शक्तियों में अब हम देख लेते हैं कि उनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वह किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या उसको टाल सकता है। और कुछ मामले होते हैं जैसे कि मृत्यु दंड के मामलों में उनको माफ़ करने, दंड में कमी करने या उसे नम करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और यदि किसी सैनिक न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सैनिक न्यायालय हैं वो आपके भ्रष्टाचार से संबंधित या देशद्रोह से संबंधित फैसले ही करते हैं। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु उस परामर्श को मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रपति को कुछ कार्यपालिका शक्ति, कुछ न्यायिक शक्ति, कुछ विधायी शक्ति और कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो राष्ट्रपति के पद को एक महत्वपूर्ण पद भी बनाती हैं। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई तो इसीलिए जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।